हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 ज़रूर देखना। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि कुछ आइटम्स हमको गिवन होते हैं और हमको ये बताना होता है कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैंने उसके लिए कुछ पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ रूल्स नियम बताए हैं आपको। ये वीडियो आपको तभी समझ में अच्छे से आ पाएगा जब आपने पार्ट 1 के जो रूल्स है वो अच्छे से याद कर लिए हों, अच्छे से पढ़ लिए हों। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो रूल याद कर लिए हैं। जिन्होंने याद नहीं किए हैं उनके लिए मैं पार्ट 1 का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसको जरूर याद कीजिएगा। ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी बेसिक नॉलेज में काम आएगा। आइए दोस्तों सीखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया की जो डोमेस्टिक इनकम है, जो भारत की घरेलू आय है, उसमें कौन से आइटम इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे, हम विद हमें रीजंस बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों खाली यस या नो लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको उसके सही रीजन भी लिखना पड़ता है। रीजन सही होगा तभी मार्क्स मिलते हैं, तो ध्यान से समझना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं आपको, जब भी आपको ये बताना हो कि ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा, तो डोमेस्टिक इनकम में शामिल होने के लिए आपको ये देखना होता है कि धरती किस देश की, जमीन किस देश की, या डोमेस्टिक टेरिटरी किस देश की है। अगर जो इनकम कमाई जा रही है, जो इनकम जनरेट की जा रही है, अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, भारत की घरेलू सीमा या भारत की जमीन के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर की जाती है, चाहे उसको इंडिया वाला इनकम कमाए या विदेशी आके इनकम कमाए, लेकिन जमीन जो है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर इंडिया की है, तो वो डोमेस्टिक इनकम इंडिया की मानी जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है प्रॉफिट, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, यानी एक विदेश की कंपनी है, उसकी ब्रांच है इंडिया के अंदर, उसने जो भी प्रॉफिट या इनकम कमाई उसका क्या होगा। देखिए जो इनकम भी कमाएगी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके, तो वो इंक्लूड हो जाएगी भारत की डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? देखिए, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज प्रॉफिट इनकम इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस विदेशी, हालांकि कंपनी विदेशी है, विदेश की कंपनी है, लेकिन किसकी जमीन के ऊपर है? इंडिया की जमीन के ऊपर है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी हुई है कंपनी। तो क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई जा रही है, तो ये जो है इनकम भारत की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी बिकॉज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट की जा रही है। दूसरा देखिए, इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, यानी एक इंडिया का व्यक्ति है, उसकी एक कंपनी है सिंगापुर के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दोस्तों हालांकि जो कंपनी का मालिक है वो इंडियन है, कंपनी का मालिक इंडियन है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये किसकी जमीन के ऊपर है, किसकी धरती के ऊपर? सिंगापुर के ऊपर है। और सिंगापुर जो है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, भारत की जमीन के ऊपर नहीं आता है, तो इसकी इनकम को भारत की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज जो कंपनी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर लोकेटेड है, यानी सिंगापुर में लोकेटेड है। तीसरा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। देखो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, इसमें समझनी होगी बात हमको कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या सैलरी किसको मिल रही है? जापान के व्यक्ति को मिल रही है। और जापान का व्यक्ति कहाँ काम करता है? जापान देश के अंदर इंडियन एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी किसकी है? इंडियन एम्बेसी। दोस्तों मैंने रूल्स में लिखवाया था पहले वीडियो में आपको कि जो एम्बेसी होती है ये उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है जिस देश की होती है। यानी इंडिया की एम्बेसी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे चाइना में हो, अगर वो इंडियन एम्बेसी है तो इंडियन एम्बेसी जो है वो कहीं पर भी होगी, किसी भी देश में होगी, वो एम्बेसी की जमीन जो है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। अब आपको सिर्फ यही देखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी बतानी है तो, क्योंकि
ये इंडियन एम्बेसी भारत की जमीन मानी जाएगी। तो क्या होगा? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज द इंडियन एम्बेसी इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी क्योंकि जो इंडियन एम्बेसी है ये चाहे कहीं पर भी हो, चाहे ये जापान में हो, चाहे अमेरिका में हो, इंडियन एम्बेसी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानी जाती है। इसलिए वहां पे जो भी इनकम किसी को भी दी जाएगी, चाहे इंडिया के व्यक्ति को इनकम दी जाए, चाहे फॉरेनर्स को दी जाए, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, इसलिए उसकी इनकम जो है वो भारत की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फोर्थ देखिए, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब देखिए, पैसा रेंट किसको मिल रही है? इंडियन भारतीय व्यक्ति को मिल रही है, लेकिन ये एम्बेसी किसकी है? रशियन एम्बेसी इन इंडिया। रशियन एम्बेसी है ये, यानी रशियन एम्बेसी जो है वो इंडिया की धरती पे होते हुए भी, क्योंकि रशियन एम्बेसी है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज रशियन एम्बेसी इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि एम्बेसी रशिया की है तो ये रशिया की धरती मानी जाती है, रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। आगे चलते हैं। पांचवा देखिए, स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ए स्टूडेंट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कोई छात्र विद्यार्थी रहता है, स्टूडेंट रहता है, उसको सरकार स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति दे रही है। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय में आता है। तो कुछ उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ग्रांट्स, बेगर्स, भिखारी को हेल्प करना, ओल्ड एज पेंशन, ये कुछ ऐसी चीजें होती है ट्रांसफर इनकम में आती है। और ट्रांसफर इनकम होती है वो ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है और ना वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। तो क्या होगा आंसर? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज स्कॉलरशिप इज ए ट्रांसफर इनकम। जो भी ट्रांसफर इनकम होती है, जो भी गिफ्ट है, ग्रांट्स है, स्कॉलरशिप है, रेमिटेंसेज है, तो ये सब के सब ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस बाय ए फर्म टू इट्स एम्प्लॉय। एक फर्म है, कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे रही है। तो क्या होगा? बोनस क्या करेंगे? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज बोनस इज ए पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो बोनस देती है कोई भी कंपनी या सरकार अपने एम्प्लॉयज को, उसको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो बोनस होता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। और दोस्तों, अगर आपने इनकम मेथड पढ़ा है इसका, तो इनकम मेथड के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेवंथ देखिए, ब्रोकर्स कमीशन ऑन द सेल ऑफ एन ओल्ड कार। एक पुरानी कार को बेचा गया है, जिसमें जो बीच में आदमी ब्रोकर था हमारे बेचने खरीदने, सेल एंड परचेज करने में, तो वो ब्रोकर्स को कमीशन दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज ब्रोकर इज गेटिंग इनकम फ्रॉम हिज प्रोडक्टिव सर्विस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, पहले मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। जो ये कोई भी ओल्ड जो सेकंड हैंड गुड्स होती है, जैसे ओल्ड कार सेकंड हैंड गुड ही है, तो कोई भी जो सेकंड हैंड गुड्स होती है या शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं और सेकंड हैंड गुड्स होती है, अगर ये पूछा जाता है कि देखिए, आप ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेचा गया है, उसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नहीं इंक्लूड करेंगे, या सेकंड हैंड गुड बेची जाती तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, तो दोस्तों सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं करते हैं और नेशनल इनकम में नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेकंड हैंड गुड को या शेयर एंड बॉन्ड को बेचाने के बीच में जो ब्रोकर्स पड़ता है, तो ब्रोकर्स को जो हम कमीशन देंगे उसको इंक्लूड करेंगे। यस, इट विल बी इंक्लूडेड। क्यों होगा? क्योंकि ब्रोकर्स ने अपनी प्रोडक्टिव सर्विस दी है इसके अंदर। तो दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट, 12th क्लास के लिए खास तौर से, कि जो ब्रोकर्स होगा, जो सेकंड हैंड गुड को बेचाने में हमारी हेल्प करता है, या शेयर्स, बॉडी बेचेंस को बेचने में ब्रोकर्स का काम करता है, उसका कमीशन जो मिलता है उसको तो इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो सेकंड हैंड गुड की वैल्यू है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स की वैल्यू, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, आगे देखिए, 8th क्वेश्चन देखिए, सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ।
हाउस वाइफ की सर्विस को जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। नो, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, और नेशनल इनकम में भी इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? दे आर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनिटरी एक्शन। देखो, हाउस वाइफ की सेवाएं हो गई, मदर्स हो गई, या टीचर अपने खुद के बच्चों को पढ़ाता है, ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें काम तो होता है लेकिन काम के बदले में इनकम नहीं दी जाती है। तो इसलिए इस काम को बोलते हैं नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन या नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, और इसको डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए, एन इंडियन ओन्ड एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई। एक भारत की एरोप्लेन है, मतलब मालिक उसका कौन, एरोप्लेन का भारत वाला है कोई, उसकी जो प्लेन है वो सिंगापुर और दुबई के बीच में चलती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन, जो ये इनकम कमाएगी एरोप्लेन, क्या करेंगे, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इंडियन एरोप्लेन इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, कुछ चीजें इसके लिए आपको याद करनी है। क्या चीज बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा। इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी चाहे कहीं पर भी होगी, अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं पर भी होगी, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। इंडियन मिलिट्री स्टेशन चाहे पाकिस्तान में हो जाए या अफगानिस्तान में हो, कहीं पर भारत से बाहर भी होगा तो भी वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। इंडियन शिप्स, इंडियन एरोप्लेन, ये जितने भी मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखे हैं वो इंडिया से बाहर होते हुए भी, इंडिया से बाहर भी चले जाएंगे तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जमीन मानी जाएगी, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा इसमें जो भी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो जो एरोप्लेन है भारत का, वो सिंगापुर दुबई के बीच में चलता है, उसकी जो इनकम है वो इंक्लूड होगी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो क्योंकि प्लेन भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है इंडिया की। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मान लीजिए कोई कंपनी है आपकी, तो अपने लॉयर है, आपका वकील है, उसको आप फीस चुकाते हो, या जो सीए है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको फीस चुकाते हो, उसका क्या होगा, नो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। दोस्तों, नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो लॉयर को हम फीस चुकाते हैं वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए को भी जो फीस चुकाई जाती है वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन लेते हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, जैसा कि मैंने डोमेस्टिक इनकम में बताया था आपको, डोमेस्टिक इनकम में तो आपको ये देखना था कि जमीन किस देश की है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, किसकी बाउंड्री के अंदर या किसकी धरती पे काम होता है। लेकिन नेशनल इनकम में उल्टा करना है। नेशनल इनकम में आपको ये देखना है कि पैसा किसकी जेब में जाता है, इनकम किसकी जेब में जाती है, यानी इसमें आपको देखनी है कि जेब किसकी है। यानी पैसा जो है वो अगर भारत का व्यक्ति कमाता है या भारत की कंपनी कमाती है, यानी भारत की इंस्टीट्यूशन या भारत का कोई पर्सन कमाता है, तब वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, चाहे वो इंडिया में रह के पैसा कमाए, चाहे विदेश में रह के पैसा कमाए। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे इंडिया के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, चाहे विदेश में जाके कमाया जा रहा है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पैसा कमाने वाला इंडियन होना चाहिए, या इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या इंडियन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। 11th देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या कौन कमा रहा है, फॉरेन का बैंक, विदेशी बैंक कमा इंडिया के अंदर। हालांकि धरती इंडिया की है, धरती इंडिया की, इंडिया के अंदर ये कमा रहा है, लेकिन ये बैंक का फॉरेन में, विदेशी बैंक है। तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, पैसा जा रहा है विदेशियों, फॉरेन की जेब में, फॉरेनर्स की जेब में पैसा जा रहा है। तो क्या होगा, नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एज इट इज फॉरेन बैंक ब्रांच। क्योंकि पैसा जो है वो इन फैक्ट इनकम पेड टू अब्रॉड की जा रही है, अब्रॉड को पैसा पे किया जाएगा, और ये फॉरेन बैंक है, इंडिया वालों के जेब में पैसा नहीं जा रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है। देन परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया, विदेशी टूरिस्ट आते हैं भारत के अंदर, वो जो खर्चा करेंगे वो क्या होगा, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट। चाहे हम एक्सपोर्ट करें या चाहे फॉरेन कंट्री के जो टूरिस्ट आके यहाँ से परचेजिंग करें, इंडिया में, दिल्ली में, जयपुर में घूमें, तो जो भी वो परचेज करेंगे, जो भी वो एक्सपेंडिचर करेंगे, इन टूरिस्ट का एक्सपेंडिचर भी एक्सपोर्ट में गिना जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। आगे चलते हैं। फ्री 13th क्वेश्चन देखिए, फ्री मेडिकल एंड हाउस फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर। मालिक जो है, फैक्ट्री का मालिक या ऑफिस का मालिक जो है, वो अपने एम्प्लॉइज को फ्री में मेडिकल एंड दवाइयों की सुविधा देता है, इलाज की सुविधा देता है, और घर की सुविधा देता है, हाउस फैसिलिटी देता है। तो क्या होगा, यस दे विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये जो होता है ना कि फ्री में मेडिकल दवाइयों की सुविधा मिलती है, या फ्री में हाउस मिलता है, या बच्चों के एजुकेशन के पैसे वापस मिल जाते हैं,
तो इसको बोलते हैं वेज इन काइंड। क्या बोलते हैं इसको? वेज इन काइंड। और जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है इसमें वेज इन कैश और वेज इन काइंड दोनों शामिल होते हैं। तो ये भी क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है, इनकम का ही पार्ट है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, आगे देखिए, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। गिफ्ट मिला है, एम्प्लॉयर जो मालिक है उसने अपने कर्मचारियों को गिफ्ट दिया, दीपावली का गिफ्ट दे दिया, होली का गिफ्ट दे दिया मान लीजिए, तो क्या होगा? गिफ्ट क्या होगा? गिफ्ट क्या है? गिफ्ट एक ट्रांसफर इनकम है, और मैं पहले ही बता चुका हूं, जो ट्रांसफर इनकम होती है, गिफ्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा, जो भी ट्रांसफर इनकम होंगे वो ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, तो ये भी इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 देखिए, प्रॉफिट ऑफ एन इंडियन कंपनी सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। कंपनी किसकी धरती के ऊपर है? ऑस्ट्रेलिया की धरती पे है, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। लेकिन कंपनी किस देश की? इंडियन। जो पैसा कमाया जाएगा वो कौन कमाएगा? इंडियन कमाएगी, इंडियन कंपनी कमाएगी। तो पैसा जेब में आ रहा है इंडियन कंपनी के, किसकी जेब में पैसा आ रहा है? इंडियन के। ठीक है, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग दैट, दोस्तों अगर हम इस 15th क्वेश्चन पे बात करें, तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको डोमेस्टिक इनकम भी बतानी है और नेशनल इनकम भी बतानी, तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की जमीन है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, तो ये अगर डोमेस्टिक इनकम पूछते तो ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं है। लेकिन नेशनल इनकम पूछ रहे हैं तो नेशनल इनकम में देखना होता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। तो इंडिया की जेब में पैसा आ रहा है तो ये नेशनल इनकम इंडिया की है, यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे देखिए 16 देखिए, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब सैलरी किसको मिल रही है? इंडियन रेजिडेंट को, इंडिया वाले को, भारतीय को सैलरी मिल रही है, लेकिन कहाँ मिल रही है? रशियन एम्बेसी। हालांकि रशियन एम्बेसी है, ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी रशियन एम्बेसी, लेकिन जेब में पैसा किसकी आ रहा है? जेब में पैसा आ रहा है इंडियन के, तो यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया। क्योंकि दोस्तों पैसा इंडियन रेजिडेंट की जेब में आ रहा है तो नेशनल इनकम तो है, ये नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में तो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर इसको डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में पूछते तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज रशियन एम्बेसी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। यानी जो 16वां क्वेश्चन है उसमें डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया में तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा। और मैं फिर से दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम में तो ये देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी या जमीन किस देश की है, और नेशनल इनकम में ये देखते हैं कि जेब किसकी है, किसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए 17 देखिए 17वां प्रश्न, ओल्ड एज पेंशन। नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज ट्रांसफर इनकम। ओल्ड एज पेंशन जो है एक ट्रांसफर इनकम होती है, इसके लिए इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो नेशनल इनकम में करते हैं ना डोमेस्टिक इनकम में करते हैं। और एक चीज बताऊं दोस्तों, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन होती है कि ओल्ड एज पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट पेंशन। दोस्तों ओल्ड एज पेंशन अलग होती है और रिटायरमेंट पेंशन अलग होती है। ठीक है, कैसे दोस्तों आइए सीखते हैं। ओल्ड एज पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड because it is transfer income and receiver has not done any productive work for it। दोस्तों ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर इनकम में जुड़ती नहीं है, किसी में भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जिसको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है उसने कभी भी कोई जॉब नहीं की है, जवान था तभी जॉब नहीं की, अभी जॉब नहीं की, यानी बिगड़ किसी काम के, बिगड़ किसी प्रोडक्टिव वर्क के, यानी ना तो पास्ट में काम किया है ना प्रेजेंट में काम कर रहा है, कोई काम कभी भी नहीं किया है, तो ऐसे बस बूढ़ा है मतलब, या मतलब गरीब है, पुअर है, इसलिए उसको पेंशन मिल रही, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो इसलिए मिलती है बिकॉज उसने जॉब की है, पहले उसने प्रोडक्टिव वर्क किया है पास्ट में, तो अपने पास्ट में किए गए काम के एवज में उसको ये पेंशन मिल रही है, इसलिए रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड करेंगे। याद रखिएगा, ओल्ड एज पेंशन जो है वो विदाउट किसी प्रोडक्टिव वर्क के मिलती है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन जो है वो ओल्ड पुराने किए गए मतलब पास्ट में किए गए काम के लिए मिलती है, इसलिए उसको इंक्लूड करेंगे। आगे देखिए 18 देखिए, परचेज ऑफ कार बाई हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड या कंज्यूमर उसने कार खरीदी, क्या होगा? यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कार खरीदी गई है तो अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ोगे तो उसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ऐड होता है, तो ये
इंक्लूड होगा। 19 देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड रिसर्च बाय ए फर्म। जो कोई भी कंपनियां होती है वो चाहे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या विज्ञापन के ऊपर या रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करती है, तो क्या होगा उसका? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करेगी या रिसर्च के ऊपर खर्चा करेगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये सब इंटरमीडिएट कंजप्शन होते हैं और इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे। 20 देखिए, परचेज ऑफ मशीन्स बाय ए फर्म एंड ए टैक्सी बाय ए टैक्सी ड्राइवर। देखो, जो मशीन परचेज हुई, चाहे कंपनी जो है मशीन खरीदती है या एक टैक्सी परचेज करता है टैक्सी ड्राइवर, तो क्या होगा? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट। चाहे कंपनी मशीन खरीदती है उसको भी इंक्लूड करेंगे, और टैक्सी ड्राइवर आगे टैक्सी अपने उससे जॉब करे, मतलब टैक्सी चला के पैसे कमाएगा, तो इसको फाइनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो ये इंक्लूड होते हैं। 21 देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड पीएफ बाय एम्प्लॉयर। जो मालिक पीएफ जमा कराता है, प्रोविडेंट फंड जमा कराता है, उसका क्या होगा? यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा करता है रिटायरमेंट के लिए, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, इसलिए इंक्लूड होगा। देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ए हाउस होल्ड टू ए बैंक। ये ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बहुत डाउट वाले हैं, ध्यान से देखना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय हाउस होल्ड टू ए बैंक। एक हाउस होल्ड, हम जैसे कंज्यूमर ने लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट बैंक को चुकाएगा। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखना, 22 23 के लिए एक बात बताता हूँ। आपको जैसे भी क्वेश्चन आए ना कि इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है लोन के ऊपर, तो आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लोन जो है वो किस पर्पज से लिया गया। अगर लोन जो है वो ऐसा व्यक्ति लेता है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन लेता है जो उसका काम प्रोडक्टिव यूज करेगा, उसका उत्पादनकारी में यूज करेगा, तब तो वो इंक्लूड होगा। और अगर वो खाली कंजप्शन के लिए यूज करेगा उसको, तो इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लोन कौन ले रहा है? यहाँ पे हाउस होल्ड लोन ले रहा है, और हाउस होल्ड का मतलब ही होता है कि वो अपने कंजप्शन के लिए यूज करेगा, प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करेगा। तो क्या होगा? नो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज हाउस होल्ड और इंडिविजुअल यूज लोन फॉर कंजम्पशन पर्पज, नॉट फॉर प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका उल्टा देखिए, 23 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म टू ए बैंक। एक फर्म है, देखो दोस्तों, जो फर्म होती है वो लोन क्यों लेती है बैंकों से? वो प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेती है, इन्वेस्टमेंट के लिए लेती है, तो वो इंक्लूड होगा। और जो बैंक चुकाएगा डिपॉजिटर, जो पैसा जमा करते, जो बैंक भी है वो किसके लिए पैसा यूज कर, बैंक चुकाता है इंटरेस्ट किसको? डिपॉजिटर्स को। तो जो बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं उसका बैंक किसमें यूज करता है? वो भी दूसरों को लोन देने के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए यूज करता है। तो जो फर्म होती है वो भी लोन का इस्तेमाल प्रोडक्टिव काम के लिए करती है, और जो बैंक कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी, हम जो पैसा जमा कराते हैं या लोन देते हैं उनको, वो भी बैंक वाले भी उसको प्रोडक्टिव काम के लिए यूज करते हैं। तो इसको भी इट विल बी इंक्लूडेड इन बिकॉज लोन इज यूज फॉर प्रोडक्टिव वर्क। तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इंटरेस्ट चुकाया जाता है लोन के लिए, तो आपको ये देखना है लोन किस उद्देश्य से लिया गया। अगर लोन ऐसा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति ले रहा है जो उसका प्रोडक्टिव काम करेगा, ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसे को और बढ़ाएगा, तब तो वो प्रोडक्टिव वर्क माना जाता है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। और अगर प्रोडक्टिव काम पे नहीं लिया जा रहा है, खाली कंजप्शन के लिए लिया जा रहा है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और जो भी डाउट हो बताना उसमें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप। थैंक यू सो मच।